हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप भी क्या अगर गेट की तैयारी कर रहे हो और इस बार का गेट आप टारगेट कर रहे हो, देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सो मोर और लेस हमारे पास इन हैंड बचे हैं 15 डेज। तो इन 15 दिन को और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज़ किया जाए, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि ये आपके मार्क्स को बूस्ट भी कर सकता है यहाँ से यहाँ तक, या फिर अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो वो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन भी कर सकता है। तो हम चीज़ों पे फोकस करते हुए चलते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, डूज पे चलते हैं, देखते हैं कि अगर अभी भी आपने PYQs नहीं सॉल्व किए हैं, देन गाइज यू हैव 15 डेज, आप आराम से कर सकते हो। ओके, और आपको पूरे बायोकेमिस्ट्री के PYQs 10 years के सॉल्यूशन मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, क्योंकि गेट क्वालिफाई करना इज़ इजी, बट गेट में अच्छा स्कोर लाना ताकि आपको अच्छी IITs में PhD मिले, या फिर अगर आप MTech टारगेट कर रहे हो तो आपको अच्छी इंस्टीट्यूट मिले। ओके, जिस भी पर्पज़ से आप गेट लिख रहे हो, तो गेट एक्सेल में आपका मैक्स टू मैक्स बेनिफिट आपको मिले, तो स्कोर अच्छा होना इज़ द थिंग, क्वालिफाई करना आसान है। ओके, तो आपको बाकी रेस के हिसाब से आपको वो चीज़ें टारगेट करनी पड़ेगी जो नॉर्मल लोग मतलब छोड़ देते हैं। ओके, सो अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम आते हैं जनरल एप्टीट्यूड पे। तो अभी भी आपके पास टाइम है, डेली का आप सिर्फ 1 आवर जनरल एप्टीट्यूड के लिए दो, तो गेट का ना जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू CSIR एंड बाकी सारे एग्ज़ाम के कंपेयर में। तो अगर आप गेट का जनरल एप्टीट्यूड टारगेट कर रहे हो तो मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पे आपको ना जनरल एप्टीट्यूड, फिर जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कितने मोस्ट रिपीटेटिंग टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट वो टारगेट कर लेना। एंड PYQs तो करने ही करने हैं। ओके, अब आपको पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी एग्ज़ाम का स्लॉट क्या है। तो डेली आपको क्या करना है, सपोज 3 to 6 के बीच में आपका एग्ज़ाम है, तो डेली आपको 3 to 6 आपका टाइम बाउंड कर देना है एंड रोज़ रोज़ PYQ को ही एज अ मॉक देना है। तो आप एग्ज़ाम जैसा माहौल घर पे बनाइए या जहाँ पे भी है आप, तो वहाँ पे बनाइए एंड फिर आपको एग्ज़ाम को देने लगे एंड मॉक टेस्ट देना है एंड फिर खुद से इवेल्युएट करना है, उसी दिन करना है। फिर आपको ये करना है कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको मतलब कहाँ आपने गलतियाँ करी है, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ये आप एक बार एनालिसिस कर लो यूट्यूब से या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प से या फिर किसी से भी आप कर सकते हो, या फिर आपने कहीं पे कोचिंग कर रहे हो तो कैसे भी करके। तो लेकिन ये आपको खुद का सेल्फ इवेल्युएट करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपने गलती कहाँ करी है और कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर एक जो आपने पेपर दिया एक दिन, तो उसका सॉल्यूशन भी आप उसी दिन देख लोगे एंड फिर नेक्स्ट डे आप दूसरे साल का पेपर दोगे। मतलब रिसेंट से शुरू करना है, बैकवर्ड टूवर्ड्स, एंड फिर आपको देखना है, एनालिसिस करना है कि अच्छा आपकी इम्प्रूवमेंट क्या है। आप खुद ही देखोगे कि कौन कौन से ऐसे बहुत से टॉपिक्स होंगे कि जो डेली रिपीट होते होंगे। ओके, वो हर साल आपको देखने मिलेंगे, और जो आपको एवरी ईयर जो रिपीट होते हुए टॉपिक्स हैं, तो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इस बार भी आए, तो उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। ओके, ऐसे मैं ऐसे किया करती थी कि मैंने PYQ दिया एज अ मॉक, मतलब मैं रात के समय में ही मॉक टेस्ट देना पसंद करती थी, तो मैं ऐसे देती थी एंड फिर उसी टाइम पे, मतलब गेट का पेपर ना आसान होता है, 3 घंटे के पहले ही हो जाता है, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी उसी दिन देख लेती थी एंड फिर जो कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती थी एंड फिर आई वॉज ट्राइंग दैट मैं वो गलती दोबारा सेम रिपीट ना करूँ अगले जब मॉक टेस्ट दूँ। तो मॉक टेस्ट का फ़ायदा तभी आपको होगा जब आप ये चीज़ अपनाओगे या ये फॉलो करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे सच रिपीट नहीं होते हैं, वो रिफ्रेम होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, लेकिन कंसेप्ट रिमीन्स द सेम, बट क्वेश्चन रिफ्रेम हो जाता है। ओके, लेकिन आपको अंदाज़ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मेरा पेपर में मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वहाँ पे भी मेरे इतने ही आएंगे। ओके, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। बाकी आपको अलग से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर और पैनिक वैनिक मत होना, क्योंकि बस ये करते रहोगे ना तो एंड तक आपका फ्लो बना रहेगा और आपको एग्ज़ाम में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि अच्छा ये क्या ही आ गया, एग्ज़ाम में कैसे करना है। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड के जो भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, PYQs में रिपीट होते हैं,
वो एटलीस्ट कर लेने हैं और उसके सारे सॉल्यूशंस देख लेने हैं। फिर बात आती है केमिस्ट्री, कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन एटलीस्ट PYQ देख लो और उसके ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि रिपीट होते हैं। इतना एकदम कोर केमिस्ट्री में घुस नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, हमारे पास सिर्फ 15 दिन है और हमें बस ऐसा करना है कि अपने मार्क्स फैच करने हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो जाए, हमारा स्कोर अच्छा आ जाए, बस हमें ये चाहिए। ठीक है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आ गया, फिर कुछ ना एरिया बायोकेमिस्ट्री के साथ भी ओवरलैप होता है, एंजाइम काइनेटिक्स, रेट काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, वो पोर्शन ना आप वो कवर कर लेना, उससे फ़ायदा होगा। बाकी PYQs कर लेना, तो PYQ भी कुछ कुछ PYQ ऐसे होंगे कि जो रिपीट हो जाएंगे। ओके, फिर आते हैं हम बायोकेमिस्ट्री पे। तो मोस्ट ऑफ पीपल चूज़ बायोकेमिस्ट्री और वो अच्छा होता है, स्कोरिंग होता है, ज़्यादा देखे जाता है। ओके, उसमें श्योर शॉट है कि आपने अच्छा किया, सच किया तो गलत नहीं होंगी। ओके, फिर लोगों का सवाल आता है कि यार नेगेटिव बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो नेगेटिव मार्क्स को कैसे अवॉइड करें। से अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपका नाम क्या है, तो क्या आप सोचोगे? ओके, अगर कोई पूछे मुझे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं फट से बोल दूंगी प्रियंका। तो जिसमें ऐसे क्वेश्चंस मुझे पिक करने हैं पहले, जहाँ मुझे सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, मैं ऐसे ही बोल दूंगी कि हाँ ये ही होना चाहिए, जब आंसर की आएंगी तभी ये ही आंसर होगा। इतना कॉन्फिडेंस जिस क्वेश्चन के साथ हो, वैसे वैसे क्वेश्चन पहले पहले कर लेने हैं, ताकि हमारे इतने मार्क्स तो हमारे हैं, कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, फिर जब हमें आता है कि अच्छा अब हमें नेट, फिर MSQ जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें छोड़ने ही नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ तो करके ही आना है, लिख के ही आना है। एंड MSQ में हो सकता है कि भले ही MSQ दिया हो, लेकिन फिर भी एक ही सही है, या फिर चारों ही सही है, या फिर 2-3 भी हो सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो। लेकिन आपको तभी कर सकते हो MSQ जब आपको क्वेश्चन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। डाउट होगा तो MSQ गया हाथ से। तो डाउट वाले क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, लेकिन उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। ओके, एंड MSQ के लिए ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है, क्योंकि भले उसके ऑप्शन में 3 सही है, ABC सपोज सही है, एंड आपने सिर्फ A एंड B मार्क किया है, तो उसका कोई आधा क्वेश्चन या आधा मार्क्स ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, पूरा ही क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं NAT टाइप। तो न्यूमेरिकल टाइप जैसे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वैल्यूज़ का खास ध्यान रखना है, कितना डेसिमल क्या पूछा है राउंड ऑफ कर्व के, एंड वैसे उस हिसाब से आंसर करना है। अगर आंसर नहीं भी आता है तो भी NAT टाइप को छोड़ना नहीं है, कुछ भी मार्क करके आ जाना, बाकी यूनिट कन्वर्ट करके देख लेना कि अच्छा आंसर तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। MCQ में ध्यान रखना, MCQ में रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, अगर आता है तो ही करो, बाकी मत करो। ठीक है, तो MCQ के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। फिर बहुत लोग ना ये गलती ना 2-3 बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स को भी टारगेट करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर रिविजन टाइम पे वो ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो अपने माइंड में अभी से ही स्ट्रांग रहो, ऐसे ही फिक्स कर लो कि हाँ मुझे बायोकेमिस्ट्री एंड जोलॉजी ही करना है, तो फिर मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स को ऐसे देखूंगी, बाकी ऑप्शंस पे मैं जाऊंगी ही नहीं, टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगी, क्योंकि जहाँ पे ऑप्शंस आता है वहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, कन्फ्यूजन आता है वहाँ गए अपने मार्क्स। तो ये पहले ही PYQ करते टाइम ही देख लो कि आपके लिए कौन से 2 सब्जेक्ट्स बने हैं जो कोर में से आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि वहाँ जाके आप ऑप्शन बदल भी सकते हो, आप सिलेक्ट कर भी सकते हो, लेकिन पहले से घर से ये तय करके जाओ कि अच्छा मुझे यही करना है। ज़्यादा ऊपर नीचे इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ जाएगा कि आपने जूलॉजी करा है एंड फिर वहाँ पे आपका माइक्रोबायोलॉजी में मार्क्स एकदम बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये टॉपिक मुझे अब ज़्यादा उसमें मार्क्स मिल रहे हैं तो मैं बदल दूँ। ओके, तो आपको 10 इयर्स के PYQ में पता लग जाएगा, अंदाज़ा आ जाएगा कि मेरे लिए कौन से 2 बने हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही चुनने हैं, और ऐसे ही आपको अभी से ही ऐसी प्रैक्टिस करनी है, तो सेम वहाँ जाके भी आपको वही ऑप्ट करना है। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे वहाँ जाके आपने स्ट्रेटजी बदल दी एंड फिर आप कह रहे हो कि अच्छा मेरे मार्क्स तो नेगेटिव में ही चला गया, क्योंकि जो 30-35 मार्क्स भी लाना होता है ना, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि एक तो न्यूमेरिकल ज़्यादा है, फिर MCQs हैं एंड MSQ आके फ़ायदा तो हुआ है लेकिन नुकसान भी हुआ है, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही दोनों हैं। ओके, तो खास ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें ध्यान रहे कि आप घर से ही पहले प्रिपेयर होके जाइए कि मैंने ये
जो प्रिपेयर करा है उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिर मुझे उसमें से ही मुझे सिलेक्ट करना है और उसमें से ही अपना एग्ज़ाम पूरा अटेम्प्ट करना है अच्छे से। एंड ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बोलिए माइक्रोबायोलॉजी है लेकिन फिर आपको जूलॉजी आपने पढ़ा है आता है तो आप वो करोगे। ओके, आपको जहाँ से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं आप ऑब्वियसली वो करोगे। ओके, ना कि आपके बैकग्राउंड के साथ ये सब देखोगे। तो सब आप पे डिपेंड करता है। एंड ये डेली डेली रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रिवीजन करना। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे भी इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रिवीजन ओनली। उसमें जब हम क्वेश्चन को देख के हमें आंसर याद आता है ना, तो हमें टॉपिक और कंसेप्ट भी याद आता है कि अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा था तभी तो मैं अप्लाई कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ का बैलेंस बना के चलना है। फिर आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सुनो भले ही आप सबकी लेकिन करो खुद की। ओके, क्योंकि खुद की नैया ना अपने हाथ पे है। मैं कभी किसी की अगर बात मैंने सुन के मान भी ली ना तो अपनी नैया तो डूबी डूबी। तो मेरा तो ऐसा सीन था। तो ऐसा है कि आप भले ही सबकी बातें सुन लो लेकिन एट द एंड आपको खुद की ही करना है, जो आपके लिए सही लगे, जो आपकी गट फीलिंग आए उसके साथ जाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। एंड फिर एट द एंड अभी आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो। ओके, तो ज़्यादा ओवर थिंक ना करो, टाइम वेस्ट ना करो। बट हाँ, ऐसे नए नए टॉपिक्स हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस यूट्यूब से देख लिया, किसी से सीख लिया और मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, यू कैन गो फॉर इट। बट पहले रिविजन एंड पीवाईक्यूज करने के बाद अगर टाइम बचता है तो। बाकी जितना आपको करना था वो आप कर चुके हो, लेकिन जो आपने किया है ना उसको आपको अच्छे से संभाल के अब आपको इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आ गया है, ताकि आपको अच्छा आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाए एंड अच्छा स्कोर मिले। ओके, एंड डेली डेली आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एंड तक आप प्रैक्टिस में रहोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वहाँ पे भी कर लेंगे। क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ तो हमें याद आ जाती है कि हम रिकॉलिंग वगैरह करके रिवाइज करके कर लेते हैं। इन जनरल एप्टीट्यूड में भी ऐसा होता है कि प्रैक्टिस अगर छूट गई ना तो फिर लगेगा टाइम लग जाएगा सोल्व करने में, क्वेश्चन सोल्व करने में। तो यही होता है बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो उसके लिए ही मैंने फॉर्मूला शीट दी थी एंड बहुत लोगों को हेल्पफुल हुआ है एंड हुई थी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आए थे लोगों के। तो और मैंने खुद लास्ट ईयर का पेपर उठा के मैंने घर पे देखा एंड मैंने खुद ट्राई करने की कोशिश की, देखा कि मेरी फॉर्मूला शीट से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं एंड वाकई में हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो स्ट्रेट 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस तो मतलब मेरी एक पीडीएफ से ही तो थे। तो मतलब सच है, वाकई में हेल्प करती हैं एंड एंड मोमेंट में रिवाइज करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मर्ज़ी आपकी, क्योंकि आपने भी अगर लिख रखा है हर जगह पे अपने कंसाइज प्रिसाइज वे में, अगर आपके पास है देन कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आई होप कि आपको मेरी बातों से कुछ हेल्प मिली होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये कुछ बातें थी कि जो मैंने अपने टाइम पे अप्लाई किया था एंड मैंने ध्यान रखा था कि अच्छा ये सारी गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन हमें करनी नहीं है। तो मुझे फ़ायदा हुआ था, तो आई होप कि आपको भी फ़ायदा हो सकता है। अभी 15 दिन है, आराम से तैयारी करो, हो जाएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।